विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। हम वर्ण विचार संस्कृत भाषा के व्याकरण में वर्ण विचार का प्रकरण अध्ययन कर रहे थे और वर्ण विचार में माहेश्वर सूत्र का अध्ययन करने के बाद अगला जो प्रकरण आपके पाठ्यक्रम में लगा रखा है रीट पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम में, वह है उच्चारण स्थान। सबसे पहली बात तो यह है कि उच्चारण स्थान से क्या तात्पर्य है, उच्चारण स्थान से हम क्या समझते हैं। उच्चारण स्थान का मतलब है कि जो स्वर और व्यंजन हमने पढ़े हैं, कल जिनका वर्गीकरण पढ़ा है, तो उन स्वर और व्यंजन का उच्चारण हम मुख में किस स्थान से करते हैं। हमारे मुख में ही सभी वर्णों के उच्चारण स्थान है। वैसे सामान्यतः तो हम ये समझेंगे कि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मुख ही है, क्योंकि सभी ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं, लेकिन हमारे मुख के अंदर अलग अलग अवयव हैं, उनको उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ है, तालु है, मुर्दा है, जिह्वा है, दंत है, ओष्ठ है और नासिका है। अब इनमें से किस वर्ण को हम कहाँ से उच्चारण करते हैं। जैसे कंठ से बोलने वाले वर्ण, क वर्ग के सारे वर्ण क, ख, ग, घ, अंग हम कंठ से उच्चारण करते हैं। च वर्ग के सारे उच्चारण तालु से च, छ, ज, झ, ये इस तरह से। तो ये सारे उच्चारण स्थान सभी वर्णों के लिए अलग अलग हो जाते हैं। तो उन वर्णों के अनुसार हम उच्चारण स्थानों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, जो भी सामान्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं उनमें उच्चारण स्थान से एक प्रश्न आता ही आता है। और सामान्यतः सबसे पहले पूछा जाने वाला प्रश्न जो है वो आपसे पूछेगा कि उच्चारण स्थानानि कति भवन्ति, उच्चारण स्थान कितने होते हैं। तो इसमें यह है कि हम सामान्यतः व्याकरण के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 7 मानते हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी जाती है। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 लिखे हुए हैं। तो अगर पाणिनीय शिक्षा का संदर्भ देखकर आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको अष्टो उच्चारण स्थानानि करना है, और अगर सामान्यतः ऑप्शन में अगर 7 है तो आपको 7 करना है, लेकिन आपको विकल्प देखना है। अगर 8 दिए हुए हैं तो आपको 8 का ही चयन करना है, इसके बाद आपको 7 का चयन करना है। और 8 और 7 अगर दोनों दिए हुए हैं तो अगर पाणिनीय शिक्षा का संदर्भ लगा रखा है तो आपको उच्चारण स्थानों की संख्या 8 करनी है, और 8 और 7 में से सिर्फ 7 ही विकल्प है, तब आपको 7 का चयन करना ही है। तो सबसे पहले देखिए, उच्चारण स्थानों की संख्या। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या 8 मानी गई है। अब वो उच्चारण स्थान 8 हैं, जो कौन कौन से हैं। उर, कंठ, सिर जिसको मुर्दा भी कहते हैं, तालु, उर, कंठ, सिर, तालु, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल्य, ये 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा में माना गए हैं। लेकिन सामान्यतः हमारे व्याकरण में उरस को यानी हृदय को पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि सभी वर्णों का उच्चारण स्थान पहले उरस है, लेकिन हमारे सामान्य व्याकरण में हम उरस को उच्चारण स्थान नहीं मानते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा उच्चारण स्थान जिसे पाणिनीय शिक्षा में तो उच्चारण स्थान माना गया है लेकिन सामान्य व्याकरण में नहीं माना गया, तो वो उरस हो जाएगा। ठीक है। वैसे ये 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं।
अब ये जो 7 उच्चारण स्थान है उरस को छोड़कर, वहाँ से कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। इनके लिए आपको सबसे पहले कुछ सूत्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। सबसे पहले है कंठ। कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण। कंठ का सूत्र है अकु है विसर्जनीया नाम कंठ है। अब आप इस सूत्र से आप क्या समझते हैं? ए से ए के सारे 18 प्रकार के भेद, और सामान्यतः हमें तो ए और आ ही समझना है, क्योंकि रीट के स्तर पे आपसे 18 भेद नहीं पूछे जाएंगे। तो ए और आ, दीर्घ और हरिश्व। कु का मतलब है, मैंने कल आपको बताया था, कु चू टू तू पू, ये उदित वर्ण है। कु से क वर्ग सारा, चू से च वर्ग सारा, टू से ट वर्ग सारा, तू से त वर्ग सारा और पू से प वर्ग सारा हमें समझना है। तो कु से क वर्ग सारा समझेंगे, क ख ग घ ङ है, और विसर्जनीय नाम का मतलब है विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ है। तो ए आ क वर्ग, क वर्ग का मतलब है क ख ग घ अंग है तथा विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है, और जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है उन्हें हम कंठे वर्ण कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कंठे वर्ण कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आप विकल्प में आप ए आ क वर्ग तथा विसर्ग दिए हुए हैं, तो इन्हीं का चयन करेंगे। उसके बाद दूसरा सूत्र आता है, कंठ के बाद में जो उच्चारण स्थान आता है वो आता है तालु। देखिए, तालु वो स्थान होता है, जैसे हम च का उच्चारण करते हैं, च का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जिस स्थान पर स्पर्श करती है वही स्थान तालु कहलाता है। तो इसका सूत्र है ईचुये शानाम तालु। तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं ई के सभी 18 प्रकार के भेद, यानी हरिश्व ई और दीर्घ ई। चू से च वर्ग, य से य और श, श तीनों के उच्चारण स्थान अलग हैं। शंकर वाला स, षटकोण वाला स और सड़क वाला स, तीनों ही के उच्चारण स्थान अलग हैं। तो तीनों आपसे ऑप्शन में दे के पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी का उच्चारण स्थान ई च वर्ग। च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, य तथा श, शंकर वाला स का उच्चारण स्थान तालु है, और इन सभी को हम तालव्य वर्ण कहते हैं। निम्न में से तालव्य वर्ण कौन सा है या कंठे वर्ण कौन सा है, इस तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है। तीसरा जो उच्चारण स्थान आता है मूर्धा। हमारे मुख के अंदर मूर्धा वह स्थान होता है जहाँ से हम ट का उच्चारण करते हैं। ट का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा जिस स्थान पर स्पर्श करती है वह मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धा के लिए सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा, और मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं री के दोनों भेद, हरिश्व और दीर्घ री। ट वर्ग, ट वर्ग का मतलब है ट, ठ, ड, ढ और अण तथा र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा से होता है, तथा स, षटकोण वाला स। री ट वर्ग र तथा स, ये सारे के सारे मूर्धन्य वर्ण हैं। निम्न वर्णानां मध्ये मूर्धन्य वर्ण अस्ति। निम्न वर्णों के मध्य मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? आपको ठ दे दिया, ज दे दिया, झ दे दिया और ख दे दिया, तो आप किस विकल्प का चयन करेंगे?
अब ट या ठ का चयन करेंगे। ये सभी मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। री, री, रे, ट वर्ग और स मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। अगला उच्चारण स्थान है, देखो क्रम से चल रहे हैं हम, क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया और फिर त वर्ग। तो अब जो हमारा उच्चारण स्थान आता है वो है, मूर्धा के बाद में आता है दंत। तो दंत के लिए सूत्र है ऋतु लसानाम दंतः। देखिए हम तय का उच्चारण करेंगे या लय का उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा निश्चित रूप से दांतों से स्पर्श करेगी। और आपने देखा होगा जैसे किसी व्यक्ति के दांत नहीं होते हैं मुंह में तो वह तय का उच्चारण नहीं कर पाता है। तो तय का उच्चारण करने के लिए जिह्वा को दांतों से स्पर्श करना ही होगा। इसलिए तय वर्ग, री और लय और स, सड़क वाला स, इनका उच्चारण स्थान दंत माना गया है। तो री, तय वर्ग, तय वर्ग से त, थ, द, ध और न, ल तथा स का उच्चारण स्थान दंत है। इन्हें दंते वर्ण हम कहेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इचुए शानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंतः। ये हो गए। अब देखिए दंत के बाद में आता है ओष्ठ और पै वर्ग। अगर हम पै वर्ग का उच्चारण करना चाहते हैं तो हमें हमारे अधरोष्ठ और ओष्ठ, दोनों ओष्ठ आपस में स्पर्श करेंगे। तो ओष्ठ्य वर्ण की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। उपपदमानिया नाम ओष्ठ है। तो ओष्ठ्य वर्ण है उ, ऊ, पै वर्ग, पै, फै, बै, भै और मै, पै वर्ग से। और एक होता है उपदमानीय वर्ण। पै और फै के पहले जो अर्ध विसर्ग लगता है उन्हें उपदमानीय वर्ण कहते हैं। तो उपदमानीय जो है इसको अयोगवाह वर्ण माना जाता है। 4 वर्ण हमारे अयोगवाह है, इनकी चर्चा हम इनके जस्ट बाद में करने वाले हैं। तो उ, ऊ, पै वर्ग और उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ के बाद में हम चर्चा करने वाले हैं नासिका की। नासिक के वर्ण या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें नासिका की आवश्यकता पड़ती है तो वह है यम गणना नाम नासिका। देखिए बहुत सी बार प्रश्न आया है कि नासिक के वर्णों का या अनुनासिक, इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, तो इनका क्रम क्या है। तो आपको माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यही क्रम याद रखना है, य, मैं, अंग, ण और न। हम जैसे हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं अंग, ये, न और मैं, ये क्रम अभी हमें भूल जाना है। और यम गणना नाम नासिका, इस सूत्र के अनुसार अनुनासिक वर्णों का अगर आपको क्रम पूछा जाता है तो इस सूत्र के अनुसार ही हमें करना है। और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार भी हमें यही क्रम करना है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि नासिक के वर्णों का क्रम क्या है तो यही क्रम आपको करना है। तो ये, मैं, अंग, ण और न, ये सारे के सारे नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। देखिए ये नासिकीय वर्ण तो कहलाते ही हैं पांचों के पांचों। इसके अलावा इनके दो दो उच्चारण स्थान है, अपने वर्ग में भी तो ये शामिल है, तो इनके वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो इनका उच्चारण स्थान भी होगा। जैसे ये का उच्चारण स्थान होगा
नासिका प्लस तालु, क्योंकि च छ ज है, ये च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। मैं का उच्चारण स्थान नासिका प्लस ओष्ठ, नासिका भी होगा और ओष्ठ भी होगा। अंगय का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा और कंठ भी होगा। अणय का उच्चारण स्थान नासिका भी होगा और मूर्धा भी होगा। और नय का उच्चारण स्थान नासिका प्लस दंत होगा। तो देखिए, मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि जैसे आपको य का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, तो ऑप्शन में तालु नासिका दे रखा है, तो आपको तालु नासिका का चयन करना है। दूसरे नंबर पर तालु नासिका नहीं है तो आपको नासिका का चयन करना है, और फिर नासिका भी नहीं है तो आपको तालु का चयन करना है। अगर दोनों हैं, ऐसा दे सकता है मैं का उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, ओष्ठ, कंठ, या नासिका और ओष्ठ दोनों, तो नासिका और ओष्ठ दोनों का आपको चयन करना है। अगर दोनों नहीं दे रखे तो फिर नासिका का चयन करना है, और नासिका भी नहीं दे रखा तो फिर आपको ओष्ठ का चयन करना है। इस तरह से आपको विकल्प का चयन करना है। ये 6 उच्चारण स्थान हो गए। इसके पश्चात आगे देखिए, देखो कै वर्ग अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। इचुए शानाम तालु, तालु से बोले जाने वाले वर्ण। ऋतु रसानाम मूर्धा, मूर्धन्य वर्ण। ऋतु लसानाम दंता, दंते वर्ण। उपपदमानिया नाम ओष्ठ है, ये ओष्टे वर्ण। और यम गणना नाम नासिका, ये नासिके वर्ण। इसके बाद छठा उच्चारण स्थान क्या आता है? देखिए, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2-2 होते हैं, जिनमें से 5 तो हमने पढ़ लिए हैं, और आगे कुछ वर्ण ऐसे कुल मिलाकर 10 वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान 1 नहीं होकर 2 हैं। तो 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों को हम पढ़ेंगे। देखिए, अभी हमने नासिका वाला सूत्र पढ़ा, यम गणना नाम नासिका, और नासिका एक वर्ण का उच्चारण स्थान और भी है, जिसका सूत्र है अनुस्वार। तो आपने सुना होगा अनुस्वार क्या होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। नासिका अनुस्वारस्य च, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये इस प्रकार का जो चिन्ह है ये अनुस्वार कहलाता है। जैसे कै के ऊपर हमने लगा दिया तो कम बन गया, तो इस अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका हो गया। अगला सूत्र है एक उच्चारण स्थान है कंठ तालु। कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थान किस वर्ण के हैं? ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो का मतलब है ए तथा ऐ, ये दोनों कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। देखिए, आप जानते हैं ए को बनाने के लिए हमें ए और ई, ए प्लस ई से गुण संधि होकर ए बनता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, तो दोनों का मिलाकर के जब ए बन गया तो ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। तो कंठ तालव्य वर्ण है ए तथा ऐ। कुछ वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है। ओदौतो कंठोष्टम। ओदौतो का मतलब है ओ तथा औ,
इन दोनों का उच्चारण कंठ तथा ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें हम कंठोष्ठीय वर्ण कहते हैं। जैसे हमने देखा ए और ऊ से गुण संधि होकर ओ बनता है, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का ओष्ठ हो गया, तो ओ और औ का उच्चारण स्थान दोनों का मिला करके ए और ऊ मिले, कंठ और ओष्ठ मिले, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो गया और औ का उच्चारण स्थान भी कंठोष्ठ हो गया। अगला अब एक बच गया व। तो व के लिए सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम। व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों होता है, इसलिए व को हम दंतोष्ठीय वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 वर्ण हो गए जिनके 2-2 उच्चारण स्थान हैं। तो 10 वर्ण, कुल 10 वर्ण जिनके 2 उच्चारण स्थान हैं। 2 उच्चारण स्थान वाले वर्ण हो गए 10। कौन कौन से? य म ङ ण न और अपना ए ऐ ओ औ और व, ये सारे के सारे 10 वर्ण मिलकर 2-2 उच्चारण स्थान वाले हो गए। अब अगला अपना एक लास्ट सूत्र बचता है जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम्। देखो, एक जिह्वामूलीय वर्ण होते हैं जो क और ख के पहले अर्ध विसर्ग लग जाता है, तो उन्हें जिह्वामूलीय वर्ण कहते हैं। और ये जिह्वामूलीय वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। तो जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम्। देखो, उपदमानीय प और फ के पहले जब अर्ध विसर्ग लगता है तो वो उपदमानीय कहलाता है, उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। लेकिन क और ख से पहले जब अर्ध विसर्ग लगता है तो वो जिह्वामूलीय वर्ण कहलाते हैं और इनका उच्चारण स्थान जिह्वामूल होता है। तो ये 4 वर्ण अयोगवाह्य वर्ण हैं। अयोगवाह्य वर्ण की चर्चा भी हम साथ के साथ कर ही लेते हैं। ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, जो वर्णमाला के अंदर ऐसे 4 वर्ण हैं और ये अयोगवाह्य वर्ण कहलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से अयोगवाह्य वर्ण कौन सा है, तो वो हैं अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, और उपदमानीय। ये 4 वर्ण हैं, इन्हें हम अयोगवाह्य वर्ण कहते हैं। और इन चारों के उच्चारण स्थान, जैसे अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, विसर्ग का कंठ है, जिह्वामूलीय का जिह्वामूल है और उपदमानीय का ओष्ठ है। इनकी चर्चा हमने कर ही ली है। तो ये अयोगवाह्य वर्ण है। वर्ण विभाजन में इनका भी एक मूल स्थान रहता है। तो इस तरह से हम 7 उच्चारण स्थान और इनके साथ ही साथ 2-2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों का अध्ययन कर लिया है। सबसे पहले कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। फिर तालव्य वर्ण इचुये शानाम तालु, फिर मूर्धन्य वर्ण ऋतु शाणाम मूर्धा, फिर दंते वर्ण ऋतु लसानाम दंता, फिर नासिके वर्ण, नासिके वर्णों के उच्चारण स्थान 2-2 हैं, य म ङ ण न म, और यम गणना नाम नासिका, इनका क्रम है य म ङ ण न। और ये जो है इनके उच्चारण स्थान नासिका प्लस इनके वर्गों के उच्चारण स्थान, जैसे य का उच्चारण स्थान तालु और नासिका, अंग का उच्चारण स्थान तालु कंठ प्लस नासिका, न का उच्चारण स्थान दंत प्लस नासिका, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस नासिका और अण का उच्चारण स्थान नासिका और मूर्धा। ये 2-2 हो जाते हैं।
और इनका क्रम आपको माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही याद रखना है। यम गणना नाम नासिका और यम गण न, इस तरह से। इसके बाद कंठ तालव्य वर्ण ए और ऐ कंठ तालु दोनों से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। फिर जो ओ और औ है वो कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। वह है वो दंत और ओष्ठ से उच्चरित होने वाला वर्ण है। और उपदमानीय और जीवामूलीय, जीवामूलीय जीवामूल से उपदमानीय है जो ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। इस तरह से सभी वर्गों का हमने अध्ययन कर लिया है। पांचों ही वर्ग, पहले पांचों ही वर्ग पढ़ने हैं, फिर नासिका से उच्चरित होने वाले वर्ण पढ़ने हैं, उसके बाद दो दो वर्णों से, दो दो उच्चारण स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्ण पढ़ने हैं। इसके बाद आपको एक सारणी बनानी है कि कंठे वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण कौन से हैं, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, दंते वर्ण कौन से हैं, ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं, नासिके वर्ण कौन से हैं, कंठ तालव्य वर्ण कौन से हैं, कंठोष्ठ्य वर्ण कौन से हैं और दंतोष्ठ्य वर्ण कौन से हैं। और जिह्वा मूलीय वर्ण कौन से हैं। ये सब लिखकर इनके सामने इनके जो इन उच्चारण स्थानों से उच्चरित होने वाले जो वर्ण हैं उनके नाम आप लिखेंगे। उन वर्णों को आप एकदम व्यवस्थित लिखेंगे तो आपको फिर कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में, और इन सब का अलग अलग विभाजन भी हो सकेगा। वैसे अगर सूत्र याद रखेंगे तो कोई भी परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद एक हमने उरस पढ़ा था कि एक उच्चारण स्थान था उरस। उरस का मतलब होता है हृदय। वैसे तो सामान्य रूप से इसको उच्चारण स्थान नहीं माना जाता है, लेकिन कहीं पर व्याकरण में चर्चा हुई है कि हकार के बाद, है के बाद यदि अंतस्थ वर्ण हो या फिर अंतस्थ का वर्ण का क्रम है य व र ल, या फिर पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण वही यम गणना नाम नासिका, तो वो पंचम वर्ण हकार के बाद आए या अंतस्थ वर्ण आए तो उनका उच्चारण स्थान उरस हो जाता है। इन सब का उच्चारण स्थान उरस हो जाता है। यदि है आए, है के बाद में कोई अंतस्थ वर्ण आ जाए इस प्रकार से, या फिर कोई पंचम वर्ण आ जाए इस तरह से, तो उनका उच्चारण स्थान उरस हो जाता है। इस तरह से हमने सभी उच्चारण स्थानों की चर्चा कर ली है। इसके पश्चात उच्चारण स्थान के पश्चात हम स्वर व्यंजन के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय पद और समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, इन सभी का अध्ययन क्रम से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।